मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 301 से लेकर के 400 तक एमसीक्यूज। ये सभी एमसीक्यूज हमारे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और उनके जितने भी इम्पॉर्टेंट प्ले हैं या सोनेट हैं उन पर आधारित होंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ या पिक्स चाहिए हैं तो आप फेसबुक पर जाकर के, मेरा एक फेसबुक पेज है सरस्वती कोचिंग सेंटर दुर्गानगर बरेली के नाम से, वहाँ पर हमने सारे नोट्स डाल रखे हैं, तो वहाँ से जाकर के इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि विलियम शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे? तो 37 नाटक लिखे हैं। कितने? 37। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, विलियम शेक्सपियर के बारे में स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक ये किसने बोला है, किसका कमेंट है? तो ये बेन जॉनसन ने कमेंट दिया है, यानी कि बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है वो थोड़ी सी लैटिन भाषा और थोड़ी सी ग्रीक भाषा जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज। स्टेटफोर्ड एक छोटा सा गांव है, बहुत प्यारा सा, वो कौन सी काउंटी में है? तो वार्विकशायर काउंटी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट। जितनी भी आप विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को पढ़ोगे उसमें एक डोमिनेंट प्रमुख नोट पाया जाता है, वो क्या होता है? कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ध्यान रखना वहाँ पे ऑप्शंस इसी तरीके से होंगे, डेस्टिनी इज कैरेक्टर, लेकिन आप ध्यान रखना सी पहले डी बाद में, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले अनफिनिश्ड है? तो हेनरी एर्थ इनका अनफिनिश्ड प्ले माना जाता है। ये कोलाब्रेशन में लिखा गया था, और किसके? जॉन फ्लेचर के कोलाब्रेशन में इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने हेनरी एर्थ को लिखा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कौन सा है? 306 नंबर पे है कि शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज। ही स्टडीड द क्राउड्स, gave them what they wanted and simply reflected their own thoughts and feelings. They reflecting in English crowd about him, he unconsciously reflected all crowds which are alike in all ages. Hence, he continued popularity. Whose opinion is this? ये ओपिनियन किसकी, एक कमेंट किसका है? तो किसका है? WJ लॉन्ग का है, सी ऑप्शन। यानी कि शेक्सपियर हमेशा से नाटक प्रेमी युग में रहते हैं, एक ऐसी एज से बिलोंग करते हैं जहां पर नाटकों को पसंद किया जाता है। उन्होंने वहां की भीड़ को, ही स्टडीड द क्राउड्स, इसमें बोला गया है जो लॉन्ग थे उन्होंने इनके बारे में कहा था शेक्सपियर को कि उन्होंने जो वहाँ के इंग्लैंड की भीड़ थी उसको अच्छे से अध्ययन किया, उनके इंटरेस्ट को जाना कि आखिर यहाँ के लोगों की रुचि किस चीज़ में है। उन्होंने वही चीज़ दी जो वहाँ के लोग चाहते थे, बस उनके अपने विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करते थे। वहाँ के लोगों की विचारधारा को वो अपने नाटकों में दिखाते थे, वहाँ आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उन चीज़ों को दिखाते थे अपने आसपास की। तो जब इन सब चीज़ों को वो अपने नाटकों में दर्शाने लगे तो उन्होंने अनजाने में सभी भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। इसीलिए सभी युग में ये इसी तरीके से याद किए जाते हैं जिस तरीके से उस युग में याद किए जाते थे, और उनकी जो लोकप्रियता थी, पॉपुलैरिटी थी, इस तरीके से लगातार बढ़ती ही गई, कम नहीं हुई। ऐसा कमेंट किसने किया था? WJ लॉन्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज केम इन 1623, यानी कि 1623 में इनका विलियम शेक्सपियर का सबसे पहला फोलियो आया था। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू एक्टर्स हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। इनके साथ के ही दो सह एक्टर थे जिनका नाम था, एक का नाम था हेमिंग्स और दूसरे का नाम था कॉन्डेल। उन्होंने ही इनके पहले फोलियो में सभी नाटक को एकत्रित किया और उसको पब्लिश करवाया। तो पहले फोलियो में कितने नाटक टोटल थे? तो 36 प्ले थे, एक नाटक इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो विच वन, वो कौन सा नाटक था जिसको इंक्लूड नहीं किया गया था? वो था हमारा पेरिकल्स। कौन सा था? पेरिकल्स। ध्यान बनाए रखना, एक नाटक जो शामिल नहीं किया गया था, पेरिकल। तो पहली फोलियो में टोटल कितने नाटक आए थे? 36, ठीक है, एक नहीं था, पेरिकल्स। किसको पहला फोलियो जो था जो 1623 में आया उसको किसने पब्लिश करवाया? इन्हीं के साथ में सह एक्टर थे, ठीक है, हेमिंग्स और कॉन्डेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल पोइट किसने बोला?
यानी कि ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट, ये भी लॉन्ग ने बोला था। किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू स्टडी द नेचर ऑफ हिज वर्क इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि उनके कार्यों में प्रकृति का अध्ययन करना एक नए और सुंदर देश की खोज करने जैसा था। ये भी जो कमेंट करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? डब्ल्यू.जे. लॉन्ग थे। 310 नंबर पे, आई डू रिमेंबर डैट एनी बुक आर पर्सन आर इवेंट, मुझे नहीं याद है कि किसी पुस्तक ने या किसी व्यक्ति ने या किसी इवेंट यानी कि घटना ने इन माई लाइफ, मेरे जीवन पर, एवर मेड सच अ ग्रेट इम्प्रेशन अपॉन मी, इतना बड़ा प्रभाव छोड़ा हो एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जितना कि विलियम शेक्सपियर के नाटकों ने, ऐसा कहने वाले गोएथे थे। कौन थे? गोएथे। ये ऑप्शन हमारा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल, ये दो चीज़ें, एक विलियम शेक्सपियर, दूसरा नाम लिया है किंग जेम्स बाइबल का, आर द टू ग्रेट कंजर्वेटर्स ऑफ द इंग्लिश स्पीच, वन हु actually read them find himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism। मुझे याद उन्होंने कहा है शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल अंग्रेजी भाषा के दो महान कंजर्वेटिव थे, दो महान संरक्षक थे। जो व्यक्ति उन्हें नियमित रूप से पढ़ता है वह खुद को एक ऐसी शैली और शब्दावली से संपन्न पाता है जो आलोचना से बिल्कुल परे है, जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती। ये भी डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने बोला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम। उन्होंने कहा जो लोग शेक्सपियर को नहीं पढ़ते हैं वे भी अनजाने में उनके द्वारा गाइडेड किए जाते हैं। फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव सो परवेडेड आवर लाइफ एंड लिटरेचर दैट इट इज़ इम्पॉसिबल सो लॉन्ग एज वन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज टू एस्केप हिज इन्फ्लुएंस। देखो कितनी प्यारी बात बोल दी है। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके विचार और जो विचारों को अभिव्यक्ति करने की जो तरीका था वो हमारे जीवन और साहित्य में इस कदर व्याप्त है कि जब तक कोई अंग्रेजी भाषा बोलता है तब तक उसके प्रभाव से बचना असंभव था। यानी कि इंग्लैंड वासी अगर कोई है तो इनके विचारों से, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इनके विचारों का उसके ऊपर उसकी भाषा में प्रभाव जरूर पड़ता है। ये भी डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने ही कमेंट किया था। ठीक है, लॉन्ग ने कई सारे कमेंट किए हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। उन्होंने कहा है कि 1709 में शेक्सपियर का पहला जो लाइफ ऑफ शेक्सपियर था वो किसने प्रकाशित किया था? तो निकोलस राव थे। कौन थे? निकोलस राव। अगला, हु अटैक्ड, किसने अटैक किया शेक्सपियर को इन अ पम्पलेट कार्ड अ ग्रोस वर्थ ऑफ बिट बॉड विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस। तो वो कौन थे? रॉबर्ट ग्रीन थे। रॉबर्ट ग्रीन ने एक अपना पम्पलेट लिखा था जिसमें इन शेक्सपियर के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से हमला किया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, 315 नंबर पे क्वेश्चन बोला गया है, आई लव्ड द मैन, मैं उस आदमी को प्रेम करता हूँ, एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, और उसकी यादों का सम्मान करता हूँ। ऑन दिस साइड एडोलेटरी एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। वह वास्तव में ईमानदार और खुले और स्वतंत्र स्वभाव का व्यक्ति था। ये किसने कहा? ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? बेन जॉनसन थे। बेन जॉनसन हमेशा विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा करते थे और कमेंट भी प्रशंसा में ही करते थे। अगले क्वेश्चन में दो थिएटर के नाम लिए गए हैं, एक ग्लोब थिएटर है और दूसरा ब्लैक फ्रायर थिएटर है। ठीक है, ये दोनों थिएटर किससे एसोसिएटेड थे, किससे संबंधित थे? तो विलियम शेक्सपियर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो लाइनें हैं वो विलियम शेक्सपियर की कब्र पर लिखी गई हैं। लाइनें क्या हैं? गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस, सेक फॉर वियर आर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हेयर, ब्लेस बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन्स एंड कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन। वो कहते हैं कि हे प्रिय या प्रिय मित्र, ईसा मसीह के लिए इस कब्र में दफनाई गई मिट्टी को ना खोदना,
ईश्वर उस व्यक्ति को खुशी रखे जो इस कब्र को ना छेड़े, इस कब्र से कोई भी छेड़खानी ना करे, परंतु भगवान ईश्वर उस व्यक्ति को अभिशाप दे जो यहाँ गड़ी हुई मेरी अस्थियों को उखाड़े। ये विलियम शेक्सपियर की कब्र के पत्थर के ऊपर खुदा हुआ एक लेख है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द प्लेज हेनरी सिक्स एंड रिचर्ड थर्ड, हु इज ही, उसका आपको क्या करना है, नाम बताना है। विलियम शेक्सपियर ने हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड ये दो नाटकों में किसी के साथ वर्क किया, किसी के साथ काम किया, किसके साथ काम किया उसका नाम आपको बताना है, मार्लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि हेनरी एर्थ इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड, यानी कि जो हेनरी एर्थ प्ले था ये विलियम शेक्सपियर और फ्लेचर दोनों के कोलाब्रेशन वर्क था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, इन दोनों ने मिलकर के इस वर्क को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज वन प्ले नॉट ऑर्डिनरली फाउंड इन एडिटर्स ऑफ शेक्सपियर but it is often placed among Shakespeare's doubtful works. The greater part of the play is undoubtedly by Fletcher. Which play is being referred here? यहाँ पर कौन से प्ले की बात कही गई है, जरा समझ लो ध्यान से। एक प्ले ऐसा है जो आमतौर पर शेक्सपियर के जितने भी एडिशंस आए थे उसमें कहीं नहीं मिलता, लेकिन इसे अक्सर विलियम शेक्सपियर के जितने भी वर्क थे उनमें संदिग्ध रूप से देखा जाता है। नाटक का बड़ा हिस्सा निसंदेह फ्लेचर के द्वारा लिखा गया, लेकिन यहाँ पर हम ये जो चर्चा कर रहे हैं वो किस नाटक की कर रहे हैं, किस प्ले की कर रहे हैं, तो टू नोबेल किंग्समैन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टू होगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलियम शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी किसको माना जाता है, तो बेन जॉनसन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट दीज फोर बुक्स, इन चारों पुस्तकों को किसने लिखा, कौन कौन सी, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। तो ये लिखने वाले कौन थे, विल्सन नाइट थे। कौन थे, विल्सन नाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, अबाउट whom डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट। ये जो कमेंट था वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा बोला गया था, लेकिन किसके बारे में बोला गया था, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला है। अगला क्वेश्चन है, डायनाज लिप्स इज मोर स्मूथ एंड रूबियस, यहाँ पर डायना के होठों की बात की गई है जो कि मोर स्मूथ हैं, अधिक चिकने हैं, एंड रूबियस का मतलब होता है लाल। ठीक है, दाई स्मॉल पाइप इज एज मैडन्स ऑर्गन श्रिल एंड साउंड हुज पर्सनालिटी इज बीइंग रेफर्ड हियर। यहाँ पर किसकी पर्सनालिटी को रेफर किया गया है, किसके व्यक्तित्व का उल्लेख किया जा रहा है, तो यहाँ पर 12th नाइन्थ में एक कैरेक्टर होती है बियोला, तो बियोला के बारे में बोला जा रहा है। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट प्रयास करूँगा, टू बो योर लेडी, टू बो का मतलब होता है पटाने के लिए या शादी करने को राजी करने के लिए, योर लेडी। हु इज द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है, तो इसका स्पीकर कौन है, बियोला है, जो कि इस समय डिस्गाइज है, यानी कि बदले हुए भेष में है, किसके, सिजेरियो के। बियोला ने सिजोरियो का रूप धारण कर रखा है, यानी कि लड़की से वो लड़का बन गया है। ठीक है, और अपना नाम क्या रख लिया है, सिजेरियो रख लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन डैट, वन का मतलब यहाँ पे कोई जो लव्ड प्यार करता है, नॉट वाइजली, वो कहता है मैंने भले ही जो प्यार किया है वो इतना बुद्धिमानी पूर्वक ना किया हो, बट टू वेल, लेकिन बहुत अच्छे से किया है, दिल से किया है। हु इज द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है, तो ओथेलो, ओथेलो कहता है। अगला, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम्स सच काम, वो कहता है कि यदि हर तूफान के बाद ऐसी शांति आती है तो winds may the winds blow till they have beckoned death, तो हवाएं तब तक चलती रहें जब तक कि वे मौत को जगा ना दे। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, ओथेलो बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत सरल सा है, मैकबेथ
हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, ये चारों क्या हैं, इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, महान ट्रेजेडी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टेम्पेस्ट, पेरिकल, सिम्बरलिन और विंटर्स टेल, ये इनके लास्ट प्ले माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर के। दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडीज, ये ना तो प्योरली कॉमेडी हैं, नॉर प्योरली ट्रेजेडीज, और ना ही प्योरली ट्रेजेडी हैं। हेंस दे आर कैटेगराइज, तो फिर इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, ड्रामेटिक रोमांसेस की कैटेगरी में इनको रखा गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि विलियम शेक्सपियर की ड्रामेटिक रोमांसेस कौन कौन से हैं, तो तुरंत इन्हीं चारों के नाम आपको लिख देना है। टेम्पेस्ट है, पेरिकल्स है और सिम्बरलिन, विंटर्स टेल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कौन सा है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है अंतिम प्ले। तो विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले किसको माना जाता है, टेम्पेस्ट को माना जाता है। इससे रिलेटेड इस तरीके की इनका लास्ट प्ले कौन सा था, फर्स्ट कॉमेडी, लास्ट कॉमेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी, लास्ट ट्रेजेडी, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लॉन्गेस्ट प्ले, शॉर्टेस्ट प्ले, तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले हैमलेट को बोला जाता है और सबसे छोटा प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स को बोला जाता है। जनरली तौर पे अगर मैं बात करूं तो इनका सबसे पहला प्ले जो है वो हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड को माना जाता है और इनका लास्ट प्ले हिस्टोरिकली यानी कि हिस्ट्री में वो हेनरी एर्थ को माना जाता है इन पार्ट्स में। अगला इनकी सबसे पहली कॉमेडी कौन सी मानी जाती है, कॉमेडी ऑफ एरर को, और लास्ट कॉमेडी की बात करें तो टेम्पेस्ट को माना जाता है। ठीक है, तो स्वान सॉन्ग भी इनका टेम्पेस्ट है यानी कि, और लास्ट कॉमेडी की बात करें तो वो भी क्या है, टेम्पेस्ट है। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछे कि इनकी पहली ट्रेजेडी कौन सी है तो आप नाम लेना टाइटस एंड्रोनिकस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, ये दोनों प्ले आर रोमन प्ले हैं। ठीक है, जूलियस सीजर भी इनका रोमन प्ले है और एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा भी इनका रोमन प्ले है। देयर आर वन मोर रोमन प्ले, इसके अलावा भी एक और रोमन प्ले है रिटन बाय शेक्सपियर जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। फाइंड इट आउट, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कौन सा है, कोरियोलिनस। अब आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि विलियम शेक्सपियर के रोमन प्ले कौन कौन से हैं, तो इनमें बता देना है कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, ये तीनों इनके रोमन प्ले की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अ क्रिटिक हैज डिवाइडेड शेक्सपियर्स कैरियर सिंबॉलिकली एज, यानी कि इसमें से एक ने सिंबॉलिकली विलियम शेक्सपियर के कैरियर को डिवाइड किया है, और कितने भागों में डिवाइड किया है, जैसे नंबर 1 द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ ईडन, अनबीटेड गार्डन, डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम एंड अ वर्ल्ड ऑफ इमेजेस, इतने भागों में विलियम शेक्सपियर के कैरियर को डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने वाले क्रिटिक का नाम क्या है, उसका नाम है डोनाल्ड आ स्टोफर। क्या नाम है, डोनाल्ड आ स्टोफर। अगला क्वेश्चन है हमारा देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वाज अ जेंटलमैन टू whom आई वुल्ड एज एन absolute ट्रस्ट हियर, किंग डंकन कमेंट्स ऑन, चेहरे में मन की रचना को खोजने की कोई कला नहीं है, वह एक सज्जन व्यक्ति था जिस पर मैंने पूर्ण विश्वास किया। यहाँ पर जो किंग डंकन होते हैं वो किस पर कमेंट करते हैं, थेन ऑफ काउडर, और यहाँ पे ये थेन ऑफ काउडर कौन होता है, मैकबेथ होता है। मैकबेथ पर ही किंग डंकन विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मैकबेथ उनके विश्वास को धोखा देता है और उन्हें धोखे से मार देता है महल में बुला करके। 334 नंबर पे अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, क्लियर्स अस ऑफ द डीड, वो कहता है थोड़ा पानी हमारे कामों से मुक्त कर देता है, यानी कि जो हमने बुरे काम किए हैं अगर हम उन बुरे कामों को थोड़े से पानी से धुल देंगे तो हमें सारे बुरे कर्मों से मुक्त कर देगा। ये कौन कहता है, तो लेडी मैकबेथ कहती है, किससे, मैकबेथ से। अगला क्वेश्चन है हु रोड सेक्स, यहाँ पर बात की गई है शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948, ये दोनों किसने लिखी हैं,
तो एच.बी. चार्ल्टन ने, ध्यान बनाए रखना, शेक्सपियरियन कॉमेडी 1948 और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, माफ करना, शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948। हु रोट, किसने लिखा? एच.बी. चार्ल्टन ने। रॉय वॉकर्स की बात करें, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948, टाइम इज फ्री 1949 आर दी बुक्स ऑन। रॉय वॉकर ने दो बुक्स लिखी थी। पहली बुक का नाम था द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट और दूसरी बुक का नाम था टाइम इज फ्री। ये दोनों बुक्स विलियम शेक्सपियर की क्रिटिसिज्म पर आधारित थी। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। Dear son of memory, great heir of fame, what needst thou such big witness of thy name? So it is Shakespeare fancy child। यहाँ से ये कमेंट बहुत पूछा जाता है। So it is Shakespeare, प्यारे शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड। हु said about Shakespeare? विलियम शेक्सपियर के बारे में इस तरीके का कमेंट कौन करता है? तो जॉन मिल्टन करते हैं। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट आयर ऑफ फेम, डियर सन ऑफ यानी कि स्मृति के प्रिय पुत्र, यादों के प्रिय पुत्र और प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, तुम्हें अपने नाम के लिए ऐसे कमजोर विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है ना। फिर शेक्सपियर को सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट बोलता है और फिर फैंसी की संतान बोलता है। इस तरीके से कमेंट करते हैं जॉन मिल्टन। किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, मैरिड का मतलब होता है असंख्य मस्तिष्कों वाले शेक्सपियर, यानी कि विलियम शेक्सपियर के अंदर इतनी नॉलेज थी असंख्य मस्तिष्कों जितनी। तो आवर मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, असंख्य मस्तिष्कों वाले शेक्सपियर, ये फ्रेज विलियम शेक्सपियर के बारे में कौन बोलता है? एस.टी. कॉलरिज बोलते हैं। एस.टी. कॉलरिज। ऑर्सिनो, जो ऑर्सिनो नाम का कैरेक्टर होता है ट्वेल्थ नाइट में, वो कहाँ का ड्यूक दिखाया जाता है? तो इलेरिया का ड्यूक दिखाया जाता है, ड्यूक ऑफ इलेरिया। ड्यूक ऑफ इलेरिया कौन होता है? तो ऑर्सिनो दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज इट अ वर्ल्ड टू हाइड वर्चूज इन? इट इज अ वर्ल्ड टू हाइड वर्चूज इन, क्या यह सद्गुणों को, अच्छाइयों को छुपाने के लिए एक दुनिया है? तो ये कौन कहता है? सर टॉबी वेल्च कहते हैं सर एंड्रयू से। ए ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन है, सेजेरियो इज द नेम अडॉप्टेड बाय अ कैरेक्टर इन डिसगाइज, यानी कि सेजेरियो एक ऐसा नाम है जिसे एक कैरेक्टर ने छद्म रूप से अपनाया था, डिसगाइज किया था, डिसगाइज के रूप में अपने आप को छुपाने के लिए, रियलिटी को छुपाने के लिए। तो वो कौन थी? वियोला। असल में वो वियोला थी, लेकिन अपना भेष बदल करके अपना नाम क्या रख लेती है? सिजेरियो, और एक लड़का बन जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, कई अच्छी गुड हैंगिंग्स जो फांसी होती है एक खराब शादी को रोकती हैं, यानी कि प्रिवेंट्स मीन्स रोकती हैं, अ बैड मैरिज। दिस इज अटर्ड बाई फिस्टे, और ये किसके द्वारा? फिस्टे के द्वारा बोला जाता है। अगर फिस्टे का नाम आ गया तो प्ले का नाम देना आसान हो जाएगा। कौन सा प्ले है? ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट। अगला क्वेश्चन है, इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज, जो इन्फर्मिटी होती है यानी कि बुद्धिमान को नष्ट करने वाली दुर्बलता, इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज दोथ एवर मेक दी बेटर फूल। कितनी प्यारी लाइन बोली गई है, जरा प्यार से सुनना इसको, कि बुद्धिमान को नष्ट करने वाली जो दुर्बलता होती है, जो आपके अंदर कमजोरी होती है, हमेशा बेहतर मूर्ख बनाती है। ये किसने कहा? मेक दी बेटर फूल। तो इसको कौन कहता है? मालवोलियो कहता है। अगला क्वेश्चन, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवोलियो एंड टेस्ट विद अ डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट, हु स्पीक दिस अबाउट मालवोलियो। ओ तुम आत्म प्रेम से बीमार हो, सेल्फ लव से बीमार हो। ठीक है, तो ये कौन कहता? ओलिविया कहती है। किसके बारे में कहती है? मालवोलियो के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंट मिर्थ हैज प्रेजेंट लाफ्टर, जो प्रेजेंट मिर्थ होती है, वर्तमान की जो खुशी होती है, वर्तमान की जो हंसी होती है, वो आने वाला है, जो हमारा आने वाला भविष्य होता है,
वह अभी भी अनिश्चित है। मतलब वर्तमान उल्लास में वर्तमान की हंसी है और जो आने वाला है वह अभी भी अनिश्चित है। तो प्रेजेंट टाइम में जितना आप हैप्पी रह सकते हो, जितना आप खुश रह सकते हो, उतना खुश रहने का प्रयास करो। भविष्य किसी ने नहीं देखा। तो ये कौन कहता है? फीस्ट डे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूथ्स आर स्टफ विल नॉट इंड्योर। जो युवावस्था होती है, जो हमारी जवानी होती है, जवानी एक ऐसी चीज है जो कभी टिकती नहीं है। यानी कि जवानी के बाद हर किसी के बुढ़ापा का सामना करना होगा, हर किसी के साथ बुढ़ापा आएगा। जवानी किसी के लिए परमानेंट नहीं है, हमेशा जवान नहीं रहेगा। ये शब्द किसने कहे? ये शब्द भी कहने वाला फीस्टे होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एट एनी मोर देन अ स्टेवर्ड दस्त दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड आयल हु इज द स्पीकर। इसका स्पीकर कौन है? सर टॉबी वेल्च है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ महानता हासिल करते हैं, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ पर वो महानता थोप दी जाती है। मालवोलियो दे स्टेवर्ड टू ओलिविया रीड दिस इन अ लेटर फॉर्ज्ड बाय मारिया इन विच प्ले डज मालवोलियो अपीयर। कौन से में मालवोलियो जो है वो अपीयर, मालवोलियो नाम का कैरेक्टर जो है वो कौन से प्ले में आता है? तो ट्वेल्थ नाइट में। अगला क्वेश्चन है, द फॉज लेटर मीन फॉर मालवोलियो इज साइंड एज। तो क्या होता है? द फॉर्चुनेट अनहैप्पी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ वन शुड बी प्रे, इफ वन शुड बी अ प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लाइन देन द वुल्फ। यदि कोई शिकार हो तो भेड़िए की अपेक्षा शेर के सामने गिरना कितना बेहतर है, कितना अच्छा है। ये कौन लाइनें कहता है? तो ओलिविया कहती है। अगला क्वेश्चन है, लव साउट इज गुड बट गिवन अनसाउट इज बेटर। ये भी एक अच्छा है, अच्छी लाइन है कि मांगने वाला प्यार अच्छा है। लव साउट इज गुड, मांगने वाला प्यार अच्छा है, लेकिन बिना मांगे जो प्यार मिले वो और बेहतर है। ये ओलिविया द्वारा कहे गए शब्द हैं। और वो किससे कहती है ओलिविया? हाँ, ये किसके द्वारा कहे गए हैं? बस इतना ही पूछा गया, टू होम डज शी अटर। तो ओलिविया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह किससे कहती हैं? तो ओलिविया से। नेक्स्ट कौन सा है अगला क्वेश्चन हमारा? ये वाला, यूथ इज ब्रॉट मोर देन ऑफ्ट बेग्ड आर बारोड। वो कहता है यूथ इज बॉट, यूथ को यानी कि युवावस्था को खरीद लिया जाता है, मोर ऑफ देन बेग्ड और बारोड। वो कहते हैं कि भीख मांगने या उधार लेने से ज़्यादा, ठीक है, उसकी बोली लगा दी जाती है। ये कौन कहता है? तो ओलिविया कहती है। अगला क्वेश्चन कौन सा, आई वुड नॉट हैव हिज मिसकैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डाउरी ओलिविया अटर्स दिस। यानी कि फॉर होम डज सी अटर। तो ये माल बोलियों के लिए कहती है। किसके लिए? माल बोलियों के लिए। मैं अपने दहेज में आधे हिस्से के लिए भी उसका गर्भपात नहीं होने दूंगी। तो कौन कहता है? माल बोलियों के लिए। अगला नेक्स्ट 354 नंबर, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स दिस लाइन इज अटर्ड बाय फिस्टे। ये फिस्टे के द्वारा ये लाइनों को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट डज इट मीन। इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का अर्थ दोस्तों है, ही कैन प्ले एनी पार्ट और इज फिट फॉर एनी पार्ट। मतलब ये हुआ कि वह कोई भी भूमिका निभा सकता है या किसी भी भूमिका के लिए वो उपयुक्त है। तुम किस में भी उसको फिट कर दो। अगला क्वेश्चन है, आई विल सेक्रीफाइस द लैम एंड आई डू लव टू स्पाइट अ रेवेंस हर्ट विद इन अ डू। तो हु स्पीक दीज लाइन्स, ये लाइनें कौन कहता है? ड्यूक ऑर्सिनो कहता है। ठीक है, मैं उस मेमने की बलि चढ़ाऊंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ, एक कबूतर के भीतर एक कौवे के दिल को चोट पहुंचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एन एप्पल।
cleft in two is not more twin than these two creatures. मैं आपके खुद को कैसे विभाजित किया है? एक सेब जो दो भागों में विभाजित इन दो प्राणियों से अधिक जुड़वा नहीं है। सिविशियन कौन है यहाँ पर, या हु इज द स्पीकर? तो कौन कहता है? एंटोनियो। आई विल बी रिवेंज ऑन द होल पैक ऑफ यू। मैं आप सभी से बदला लूंगा। मैं आप सभी से बदला लूंगा, ये कौन कहता है? मालवोलियो कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेटर इज ब्यूटीफुल देन अ फूलिश बिट। बेटर अ ब्यूटीफुल देन अ फूलिश बिट, यानी कि मूर्ख बुद्धि से बेहतर, मूर्ख बुद्धि से बेहतर एक बुद्धिमान मूर्ख है, ये कौन कहता है? तो फिस्टे कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिवियाज मेड दैट ओलिविया वुड मॉर्न the loss of her dear brother for a period of 7 years and during that time nobody would be able to see her face. ओलिविया की नौकरानी से कौन संदेश लाता है कि ओलिविया अपने प्यारे भाई की मृत्यु पर 7 साल तक शोक मनाएगी और उस दौरान कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाएगा? तो वैलेंटाइन होता है। कौन होता है? वैलेंटाइन। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वेयर डज इट अपियर, ये कहाँ आता है? तो मैकबेथ में आता है। ठीक है, अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट। लेडी मैकबेथ स्पीक्स दीज वर्ड्स, हु इज ही हियर। यहाँ पर जो ही प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज किया गया है? अगर वह सोते समय मेरे पिता जैसा नहीं होता तो मैंने यह किया होता, है ना। तो यहाँ पे जो ही शब्द है वो किसके लिए आया है? तो किंग डंकन के लिए यूज किया गया है। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ दिस डीड, हाउ इजी इज इट देन। इस काम को थोड़ा सा पानी साफ कर देता, फिर ये कितना आसान होता। इस लाइनों को कौन बोलता है? तो लेडी मैकबेथ बोलती हैं। ओ जेंटल लेडी, it is not for you to hear that I can speak. The repetition in a woman's ear would murder as it fell. Who speak? Hey, जेंटल लेडी, मैं जो बोल सकता हूँ उसे सुनना आपके लिए नहीं है। एक महिला के कान में फिर से रिपीटेशन करना या जैसे ही गिरता है उसकी हत्या कर देता है। ये बात कौन बोलता है? तो मैकडब बोलता है। अगला क्वेश्चन, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, यानी कि इस तरह होना कुछ भी नहीं है, बस इस तरह सुरक्षित होना है, ये कौन कहता है? तो ये भी मैकबेथ कहता है। माइन इटर्नल ज्वेल्स गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, हु इज द स्पीकर। मेरा जो इटर्नल ज्वेल है गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, ये जो मेरा इटर्नल ज्वेल है, ज्वेल का मतलब रत्न कह लो, ज्वेलरी कह लो, आभूषण कह लो, वो मनुष्य के सामान्य शत्रु को भी दिया गया है, हर एक व्यक्ति के अंदर है। ये लाइन कौन कहता है? तो मैकबेथ कहता है। अगला क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी is not strength, it dropped as the gentle rain from the heaven upon place beneath। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइनें मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। और मर्सी के ऊपर बहुत सुंदर सा डायलॉग बोलती हैं पोर्सिया। इसमें दया के ऊपर वो कुछ कहती हैं कि दयालुता का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता। जिस तरह से आकाश से जमीन पर धीमी धीमी वर्षा होती है, धीमी धीमी वर्षा बहुत ही लाभकारी, प्यारी और अच्छी लगती है, उसी तरह जो दयालुता का, दया का भाव भी स्वेच्छा पूर्वक किसी आदमी के हृदय में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उत्पन्न होता है। दयालुता यहाँ पर जो है दोहरा वरदान बताया गया है, यानी कि ये ट्वाइस ब्लेस्ड होता है, दोहरा वरदान है। ये दया दिखाने वाले और दया का भाव प्राप्त करने वाले दोनों ही व्यक्तियों को लाभ देती है। जो दया दिखाता है उसको भी हैप्पी कर देती है और जिस पर दया दिखाई जाती है उसको भी खुशी प्रदान करती है। यह सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण बताया गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। किसके द्वारा? पोर्सिया के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, बड़ा प्यारी सी लाइनें हैं
और इन लाइनों को जरूर ध्यान बनाए रखना है। अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस आवर डीड। ये रिपीट क्वेश्चन है और किसने बोला है, लेडी मैकबेथ ने। किससे बोला है, मैकबेथ से बोला है। अगला क्या है, प्रोमोस एंड कैसेंड्रा आर द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले का सोर्स जो है प्रोमोस और कैसेंड्रा रहा है, तो मेजर फॉर मेजर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु मेक्स द राइट चॉइस ऑफ द लीडिंग कैस्केट इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में तीन तरीके के कैस्केट रखे जाते हैं, गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है और लीडन कैस्केट होता है। तो जो बैसानियों के द्वारा कैस्केट चुना जाता है वो लीडन कैस्केट होता है और यही राइट कैस्केट होता है। इसी में पोर्सिया का तस्वीर मिलता है, ठीक है। और इस तरह से जो बासानियों होता है वो पोर्सिया से शादी कर लेता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ज्यू ऑफ वेनिस। ये एक पुस्तक का नाम है विच इज एन अडॉप्टेशन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक अडॉप्टेशन है। और ये किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द ज्यू ऑफ वेनिस। ये जॉर्ज ग्लेनवाइल के द्वारा लिखी गई है। किससे, ग्लेनवाइल के द्वारा। तो ये भी आप क्या करोगे, ध्यान बनाए रखोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट इज नॉट द फैशन टू सी द लेडी। इट इज अ मोनोलॉग इन शेक्सपियर्स प्ले। ये शेक्सपियर का प्ले का एक मोनोलॉग है। तो कौन से प्ले का मोनोलॉग है, एज यू लाइक इट का। किसका, एज यू लाइक इट। महिलाओं को देखना फैशन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु इज स्लेन इन द सीनेट हाउस बाय द कॉन्स्पायरेटर इन जूलियस सीजर। जो जूलियस सीजर में कॉन्स्पायरेटर होते हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं, उन षड्यंत्रकारियों द्वारा सीनेट हाउस में किसे मार दिया जाता है। सीनेट हाउस में किसी को मार दिया जाता है, किसको, तो ब्रूटस को मार दिया जाता है। किसको, ब्रूटस को। क्या बोल दिया हमने, ब्रूटस नहीं, सीजर को मार दिया जाता है। किसको, सीजर को। बी ऑप्शन। ओफेलिया वाज द सिस्टर ऑफ। ओफेलिया किसकी बहन दिखाई जाती है, लियर्टिस की बहन दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल्थाजर इज द कैरेक्टर इन द प्ले। बाल्थाजर कौन से प्ले का कैरेक्टर है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है। अगला, बेस्ट मैन आर मॉडल्ड आउट ऑफ फॉल्ट। जो बेस्ट मैन होता है, सबसे अच्छा जो व्यक्ति होता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वो दोषों से ढले होते हैं। यानी कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में कई सारी गलतियों को कर करके बेस्ट मैन बनता है। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कोई नया काम करने का प्रयास नहीं करता, समझ लीजिए वो कभी कोई गलती भी नहीं करेगा। अगर कोई भी इंसान नया काम करता है तो शुरुआत में उससे बहुत सारी गलतियां होंगी होंगी, तो गलतियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इन विच प्लेस शेक्सपियर डज द बैटल ऑफ एक्टियम टेक प्लेस। यानी कि विलियम शेक्सपियर के किस नाटक में एक्टियम की लड़ाई होती है, तो किस में, एंटनी एंड क्लोपेट्रा में ये लड़ाई दिखाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर द कोर्टियर्स सोल्जर्स, यानी कि स्कॉलर्स आइज टंग सॉर्ड। तो विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर है, हैमलेट। बी। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट फोलियो में कितने नाटक होते हैं। अच्छा नहीं, ये पूछा गया है फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज अपीयर्ड इन। विलियम शेक्सपियर का सबसे पहला फोलियो कब आया था, तो 1623 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी प्लेज वर इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें कितने प्ले थे, तो 36 थे। एक नहीं था, कौन सा, पेरिकल्स नहीं था। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद दिस लाइन। कौन विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो इन लाइनों से ओपनिंग होती है उसकी, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। यानी कि सही गलत है, गलत सही है। तो किससे होता है, बी सी, मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, मैकबेथ। ए ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड अबाउट शेक्सपियर स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। ये कौन कहता है विलियम शेक्सपियर के बारे में कि विलियम शेक्सपियर थोड़ी सी लैटिन और थोड़ी सी ग्रीक भाषा जानते हैं, तो बी ऑप्शन होगा, बेन जॉनसन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948, तो एच बी चार्ल्टन। अगला क्वेश्चन है, कुछ बुक्स हैं, उन बुक्स के नाम हैं, द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट 1948, द टाइम इज फ्री 1949, जो कि राय बॉकर के द्वारा लिखी गई हैं। ये क्या है, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर आधारित ये दोनों पुस्तकें हैं। हु रोट द प्ले प्रोमोस एंड कैसेंड्रा, ये किसने लिखी हैं, बैटसन ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द किंग स्पीक द मोनोलॉग आई वुड आई हैड दैट कारपोरल कारपोरल साउंड लेस नाउ, तो ये किसमें, ऑल्स बेल्स डेट ईट्स बेल में दिखाया जाता है। शेक्सपियर्स पीरियड ऑफ एन अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क इज बिटवीन, तो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को कई सारे बायोग्राफर्स ने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है, वर्गीकृत किया है। उसमें इनके एक बायोग्राफर ने अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क के रूप में डिवाइड किया था, तो वो कौन सा टाइम पीरियड था, तो 1577 से लेकर के 1593 का, बी ऑप्शन। इसमें अलग कौन सा है, तो एडवर्ड सेकंड जो है वो अलग है। हेनरी सिक्स, हैमलेट, टाइटस, एंड्रोनिकस, ये तीनों विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं, लेकिन एडवर्ड सेकंड नहीं है। एज यू लाइक इट में हु अकम्पनीज रोजालिंड, रोजालिंड के साथ कौन जाता है टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में कौन जाता है, तो सीलिया जाती है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज लिरिक अंडर द ग्रीन बूट ट्री इज टेकन, तो ये एज यू लाइक इट से, जो ये सॉन्ग है अंडर द ग्रीन बूट ट्री, ये कहाँ से लिया गया, एज यू लाइक इट से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।